राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर आज शास्त्री प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र समास प्रकरण नव्य व्याकरण के छात्रों हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का अध्यापन शुरू कर रहे हैं। तो अव्ययी भावः, सबसे पहले प्रकरण का नाम है अव्ययी भावः। तो अनव्ययम् अव्ययम् भवति इति अव्ययी भावः। नियमतः पूर्वपदार्थ विशेष्यक बोधजनक समासः अव्ययी भाव समासः भवति। अयं च नित्य समासः। तदुक्तम् अविग्रह अश्वपद विग्रहो वा नित्य समासः। यानी जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में जिस पद के साथ समास होता है उससे अन्य पद के साथ विग्रह होता है। जैसे कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, तो समीप के अर्थ में यहाँ पर उप लग जाता है तो इसका सब बनता है उपकृष्णम इत्यादि। अनेक प्रकार के अलग अलग हैं, उदाहरण के रूप में एक बता रहा हूँ। लेकिन अव्ययी भाव समास ये सामान्यतया समझ लेना चाहिए कि निष्पन्न शब्द जो है ना नपुंसक लिंग ही होता है और उसके उत्तर पंचमी विभक्ति को छोड़कर सभी स्वादि विभक्तियों के साथ में अम हो जाता है। केवल अकारांत शब्द के उत्तर तृतीया और सप्तमी विभक्ति के स्थान में विकल्प से अम हो जाता है। जैसे अधिगोपम कृष्णः, अधिगोपम कृष्णम, अधिगोपेन अतिकृष्णेन वा गोपेन। अथवा चतुर्थी का अधिगोपम कृष्णाय, अधिगोपात कृष्णात्, अधिगोपम कृष्णस्य, अधिगोपम अधिगोपे वा कृष्णे। इस तरह के इसका शब्द रूप बनता है। तो ये जो अव्ययी भाव समास हैं ये एक पदी भावः समासः, अर्थात दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में सबसे प्रथम सूत्र है समर्थः पद विधि। समर्थः पद विधि, पद संबंधी यो विधि स समर्था श्रितो बोध्यः। पद संबंधी जो विधि स समर्था श्रितो बोध्यः, यानी पद संबंधी जो विधि हैं वह समर्थाश्रित बोधक होता है। पद संबंधी जो विधि यानी जो विधान किया जाता है वह समर्थ का आश्रित ज्ञातक या बोधक होता है। और इसके लिए समर्थः ये जो शब्द दिया है तो ये समर्थः के लिए कहा जाता है ये समर्थे भवः सामर्थ्यम, समर्थे भवः सामर्थ्यम। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, एक व्यपेक्षा रूप और दूसरा एकार्थी भाव रूप। तो पहला जो है उसका परिभाषा इस तरह से दिया जाता है जो स्वार्थ पर्यवसायी नाम शब्दानाम आकांक्षादिवशात् यह संबंधः परस्परम अपेक्षते सा व्यपेक्षा, सा व्यपेक्षा। और दूसरे की परिभाषा है जो विशेष्य विशेषण भावापन्नानाम एकार्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी
भावत्वम्, अर्थात वाक्य में शब्द अपने अपने अर्थों का प्रतिपादन करते हुए जो परस्पर संबंध की अपेक्षा रखते हैं उसे व्यपेक्षा कहा जाता है। उसे व्यपेक्षा कहा जाता है। यानी वाक्य में शब्द अपने अपने अर्थों का प्रतिपादन करते हुए जो परस्पर संबंध की अपेक्षा रखते हैं उसे व्यपेक्षा कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, तो समास होने पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य से गृहीत होता है। जैसे राजपुरुषः, यहाँ एकार्थी भाव है। यदि शब्द एक साथ जोड़ देते हैं तो राजपुरुषः एकार्थी भाव हुआ, और यदि अलग अलग रहते हैं शब्द, समासिक शब्द नहीं रहता है, राज्ञः पुरुषः, तो ये हो गए व्यपेक्षा। ऐसे ही कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, एक शेष तथा धातु संज्ञा में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य ही ग्रहित होता है। अब अग्रिम सूत्र हैं प्राक् कडारात् समासः, प्राक् कडारात् समासः, कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। यानी ये इत्यधिक्रियते, यानी ये जो सूत्र हैं ये अधिकार सूत्र हैं। तो कडारा कर्मधारये, इस सूत्र से पूर्व तक, कडारा कर्मधारये, इस सूत्र से पूर्व तक समास का यहाँ पर अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार सूत्र हैं वह अपने उत्तरोत्तर सूत्र के अनुवृत्ति होकर कहेगा कि जहाँ जहाँ पद विभक्तित्व हैं वहाँ वहाँ से समस्त एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य में ही हो, व्यपेक्षा में नहीं हो। अब अग्रिम सूत्र हैं सह सुपा, सह इति योगो विभज्यते, सह इति योगो विभज्यते, सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोऽयं समासः स च छन्दस्येव पर्यनुभूषयत् अनुव्यचलत् सुपा सुप सुपा सह समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम् इति। यानी ये सूत्र जो हैं ये इसको प्रश्लेष कहा जाता है। सूत्र एक हैं और अर्थ दो हो जाता है। जैसे सह इति योगो विभज्यते, यानी सह को योग विभाजित कर दिया है, सह को योग विभाजन है। तो इसका अर्थ प्रतिपादन करने के लिए जो सहसुपा सूत्र हैं, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो इस सूत्र में सह, यह जो योग विभाग है, अतः यहाँ पर इसका वेदानुमोदित तिङन्त उत्तर पद रहता है, वहाँ भी सह इस योग विभाग से समास होता है। जैसे परि अभूषयत का समास होने पर पर्यभूषयत एक पदत्व हो जाता है। और सहसुपा, सहसुपा ये जो दूसरा है, ये सूत्र में स्थित सुपा इस योग विभाग का अर्थ है सुबंत की समास संज्ञा होती हैं, और समास संज्ञा होने पर कृतधित समासाश्च, इस सूत्र से समास संज्ञक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती हैं, और समास होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से धातु संज्ञक तथा प्रातिपदिक संज्ञक का अवयव सुप
यानी सु और जस अम और सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम ङी ओस सुप, ये सुप प्रत्याहार के रूप में दिया जाता है, उसका लोप होता है, उसी का लोप हो जाता है। तो अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र जो दिया हुआ है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो एतयो अवयवस्य लुक स्यात्, यानी धातु का अवयव और प्रातिपदिक का जो अवयव सुप का लोप होता है। धातु का अवयव यानी सुप और प्रातिपदिक का अवयव सुप, उसका लोप होता है। तो ये धातु संज्ञा ये कह रहे हैं सुप और तिंग की जो प्रातिपदिक संज्ञा होती हैं, सुप सुबंत और तिगंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती हैं। तसु और जस चाहे तिप तस झी, ये दोनों प्रातिपदिक का अवयव होता है और धातु का अवयव भी होता है, इसलिए दोनों का इससे समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से प्रत्येक जगह इसका लोप होता है। अब अग्रिम कर रहे हैं भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् भूत शब्दस्य पूर्वनिपातः पूर्वं भूतः भूतपूर्वः। अब ये पूर्वं भूतः भूतपूर्वः ये सिद्धि हैं। तो ये सिद्धि के लिए सबसे पहले समास में लौकिक विग्रह किया जाता है, उसके बाद में अलौकिक विग्रह किया जाता है। अलौकिक विग्रह करने के बाद में समास जिस सूत्र के द्वारा घटता है उस सूत्र से समास किया जाता है। समास करने के बाद में कृतधित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का लोप होता है। जब सुप का लोप हो जाता है तब दिया गया है संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षा अपेक्षते, यानी समासिक शब्द में जो है ना ये नित्य ही संधि होती हैं। तो संधि के होने के योग्य यदि संधि हैं तब तो संधि की जाती है, नहीं तो दोनों सूत्रों को, दोनों शब्दों को या अनेक सभी समासिक शब्दों को एकत्रित करके जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद में फिर एक देश विकृत मनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती हैं और फिर जिस विभक्ति का जो लिया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सिद्धि दिया है समास में सर्वप्रथम भूतपूर्वः, तो इसका लौकिक विग्रह जो है पूर्वं भूतः भूतपूर्वः। पूर्वम इति यहाँ पर क्रिया विशेषण है। पूर्वम इति क्रिया विशेषण यानी पूर्व अम अभूत सु, ये अलौकिक विग्रह। पूर्व अम अभूत सु इति अलौकिक विग्रह सह सुपा इति सूत्र से समास होता है। समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो इस सूत्र से सुप का लुक हो जाता है। जब सुप का लुक हो गया तो यहाँ पर पूर्व और भूत, पूर्व और भूत ये दो शब्द बना। सुबंत का चाहे प्रातिपदिक का जो अवयव है चाहे धातु का जो प्रातिपदिक का अवयव है उसका लोप हो जाता है। तो लोप होने के बाद इसका रूप हुआ पूर्व और भूत। तो भूत के आगे सु था तो ये प्रथमान निर्दिष्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये आगे सूत्र दिया हुआ है, अभी यहाँ इसके पीछे नहीं दिए हैं तो आगे चल कर के तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी यही सूत्र लिया जाता है प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से, इस सूत्र के द्वारा समास शास्त्र घटक प्रथमांत पद निर्दिष्ट
भूत शब्द की उपसर्जन संज्ञा हुई। भूत में प्रथमांत पद है, इसलिए भूत की उपसर्जन संज्ञा हुई। और उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हुआ। तो जैसे पूर्व था पहले, भूत था बाद में, तो अब हो गया भूत पहले और पूर्व बाद में, यानी भूत और पूर्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कहा जाता है जो उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग किया गया स्वादिकार अभूत शब्द भूत पूर्व प्रातिपदिक एक देश विकृत मनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो प्रातिपदिक संज्ञा के वदमा प्रथमा एक वचन विवक्षा में रूप बन जाता है भूतपूर्व। अब यहाँ पर कुछ जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो, ये जो सुप हैं ये प्रत्याहार का ग्रहण कहा गया है। तो यहाँ पर सुप और के ग्रहण करने पर तन्निर्दिष्टयो उभयो इति भूतपूर्व शब्दयो इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा के बाद में प्रयोग के पूर्व प्रयोग की आपत्ति है, लेकिन यहाँ नहीं, आपत्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पाणिनि स्वयं ही सूत्र दिए हैं भूतपूर्वे चरट। ये सूत्र निर्देश हैं जो उनका संकल्प है, जो भूत शब्द को पहले रखा जाए और पूर्व को बाद में, इसलिए ये सूत्र भी बनाए हुए हैं भूतपूर्वे चरट। इति सूत्र के निर्देश से भूत शब्द का पूर्व ही निपात किया गया है। अब यहाँ पर अग्रिम ये वार्तिक हैं, अग्रिम वार्तिक हैं जे इबेन समासो विभक्त्यलोपश्च, इबेन समासो विभक्त्यलोपश्च, यानी इब के साथ समर्थसुबंध का समास होता है और समास होने पर भी सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सूत्र से विभक्ति का लोप नहीं होता है। इबेन समासो विभक्ति अलोपश्च, यानी इब के साथ समास हो लेकिन विभक्त्यलोपश्च, विभक्ति का अलोप हो। न लोपः इति अलोपः, यानी विभक्ति का लोप नहीं हो। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है जीमुतस्येव, जीमुतस्येव अत्र इबेन समासो विभक्त्यलोपश्च इति वार्तिकेन समासे विभक्ते और अलुकी, विभक्ति की अलुकी, ये अलुक होंगे। अब यहाँ पर नच अत्र, यहाँ पर सह सुपा इति समासः कुतो नेति वाच्यम, तो कह रहे हैं इब शब्दस्यापि सुबंतत्वात् अविशेषात् समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टत्वेपन्न उपसर्जनत्वात् पूर्वनिपातापत्ते। अब अग्रिम सूत्र हैं अव्ययी भावश्च, यानी दूसरा अध्याय पहला पद 5 नंबर का सूत्र, यहाँ से इसका अधिकार चलेगा। यानी जो अव्यय नहीं होता हुआ भी अव्यय के सदृश प्रतीत होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अव्ययी भावः अधिकारोयम, यानी अव्यय नहीं है फिर भी अव्यय के समान ज्ञान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये भी सूत्र अधिकार सूत्र हैं। और अव्ययी भाव के समास विधायक सूत्रों के समास करने पर उसी सूत्र से समास को अव्ययी भाव संज्ञा भी होती हैं। ये इसी का ज्ञातक हैं, यानी बोध कराता है। तो अग्रिम सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानु पूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत
वचनेषु। यानी अव्ययम विभक्ति ये जो सूत्र हैं, इस सूत्र में ये भी कह रहे हैं अव्ययम इति योगो विभज्यते। ये भी सूत्र में दो किए हैं, विभाजित योग विभाजन किया है। एक अव्ययम, इसको पृथक सूत्र माना गया है, और दूसरा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये एक संपूर्ण सूत्र माना गया है। तो ये जो संपूर्ण सूत्र माना गया है, इसका अर्थ इस तरह से किया जाता है, जो अव्यय संज्ञक शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव संज्ञक होता है। और दूसरा अर्थ माना जाता है जो विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति, इतने शब्दों में अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंत के समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ये समास होता है। सह अव्ययी भाव, वह भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसके अग्रिम सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यानी अव्ययम विभक्ति ये सूत्र दूसरा अध्याय पहला पाद 6 नंबर का सूत्र है, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये पहला अध्याय दूसरा पाद और 43 नंबर का सूत्र। प्रथम अध्याय द्वितीय पादः और त्रिचत्वारिंशत् इति संख्यात्मकम सूत्रम, ये सूत्र हैं। तो इस सूत्र का जो अर्थ दिया हुआ है, कहते हैं समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती हैं। समास शास्त्र यानी समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद, उसका वाच्य जो अर्थ, तदवाचक शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। समास शास्त्र का अर्थ होता है समास विधायक सूत्र, और उस सूत्र घटक जो प्रथमांत पद तन निर्दिष्ट समस्यमान जो प्रथमांत पद, उसकी ही उपसर्जन संज्ञा होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अधिहरि, यहाँ समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र हैं। तो इस सूत्र से विभक्ति आदि अर्थ इत्यादि सूत्र में ये सूत्र घटक प्रथमांत पद हैं अव्ययम। ये सूत्र घटक प्रथमांत पद हैं अव्ययम, इससे निर्दिष्ट हैं अधि। अतः अधि की उपसर्जनियाँ होती हैं। इसी तरह राष्ट्रस्य पतिः, राष्ट्रपति ही यहाँ समास विधायक सूत्र हैं षष्ठी से ये सूत्र घटक प्रथमांत पद हैं। षष्ठी तदवाच्य अर्थ है षष्ठ्यंत, तो राष्ट्रगस इसकी उपसर्जन संज्ञा होती हैं। अब अग्रिम सूत्र हैं उपसर्जनम पूर्वम, यानी द्वितीयोध्यायः द्वितीय पादः 63 संख्यात्मकम सूत्रम। समासे उपसर्जनम प्राक् प्रयोज्यम, समासे यानी समास होने के बाद में उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग किया जाता है, चाहे पूर्व प्रयोग होना चाहिए। अब अग्रिम सूत्र हैं एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते विग्रहे यन्नियत विभक्ति कम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात् पूर्व निपातः। यानी विग्रह वाक्य में नियत विभक्त्यंत की उपसर्जन संज्ञा होती हैं, किंतु इसका पूर्व निपात
नहीं होता है। उपसर्जन संयम स्यात् न तु तस्य पूर्वनिपातः, यानी इसका पूर्वनिपात नहीं होता है। और अब आगे जाकर के फिर सूत्र दिया है, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वम्। यानी उपसर्जन जो गो शब्द और स्त्री प्रत्ययांत, स्त्री प्रत्ययांत हो गया टाप, डाप, चाप, ङीस, ङीक, ङिन, ये प्रधानतया 6 प्रत्यय माना जाता है। तो वही है, कह रहे हैं स्त्री प्रत्यांतम च तदंतस्य, तदंत प्रातिपदिक की ह्रस्वता होती है, तदंत प्रातिपदिक की ह्रस्वता होती हैं। तो अकारांत ये स्वयं ह्रस्व तो है ही, अकारांत ये स्वयं ह्रस्व है। तो उपसर्जनम यो गो शब्द, उपसर्जन जो गो शब्द तथा स्त्री प्रत्यांत जो प्रातिपदिक उसका ह्रस्व होता है। और अव्ययी भाव सूत्र से यहाँ अव्ययी भाव क्या अव्यय संज्ञा होती हैं। अब अग्रिम सूत्र दिया हुआ है, नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या, नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। यानी अकारांत अव्ययी भाव से उत्तर स्वादि विभक्ति का लुक नहीं होता है, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों को अमादेश ही हो जाता है, अमादेश हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है दिशयोर मध्य, दिशयोर मध्य अपदिशम, दिशयोर मध्य अपदिशम, ये अपदिशम सिद्धि हैं। यहाँ पर दिशयोर मध्य इस लौकिक विग्रह में अत्र अव्ययम इति योग विभाग से समास शुभकालुक अप्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति समास शास्त्र घटक प्रथमांत पद निर्दिष्टस्य अप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति तस्य पूर्व प्रयोगे अपदिशा इति स्थिते एक विभक्ति चा पूर्व निपात हैं। तो इति दिशा शब्दस्य उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियो उपसर्जनस्य इति ह्रस्वे समुदायात् सौ अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः इति सुपी लुकी प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या। इस सूत्र से सु के स्थान में अमादेशे अतोम इति सूत्रेण पूर्व रूपे सति अपदिशम इति रूपम सिद्धम। अब यहाँ पर ये देखना चाहिए, कहते हैं क्लीवाव्ययं त्वपदिशम दिशोर मध्ये विदिक स्त्रियाम इति अमरस्वारस्येन भागुरिमत् सिद्धटापो विकल्पत्वेन च न ह्रस्व प्रयोजनम इति अपदिशम इति तु पंचमी भिन्न विभक्तीनाम उदाहरणम तृतीया सप्तमी विभक्तौ तु तृतीया सप्तम्योर बहुलम इति उक्तत्वात् अपदिशम अपदिशेन अपदिशम अपदिशे इति अनेकानि उदाहरणानि संजातानि सन्ति इत्यलम्।